औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बी जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बैत खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप इस वक्त देख रहे हैं बायोलॉजी चैनल हयातियात वाला। हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन को शुरू किया था। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने हार्मोन्स, ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था। आज हम दूसरे नंबर हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। The word stimulating means activating. The hormone which activate the thyroid gland. The hormone which activate the thyroid gland is called as thyroid stimulating hormone. The hormone which activates the thyroid gland known as thyroid stimulating hormone. अब हमने आपको कल भी बताया था कि हार्मोन्स की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग जो प्रोसेस है वो तकरीबन हर एक की एक जैसी है। ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। आज हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस को समझते हैं। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग प्रोसेस of thyroid stimulating हार्मोन। तो हमने कल भी आपको बताया था कि ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो ये पूरे जिस्म से सर्कुलेट करता है। जब ये ब्रेन को पहुंच जाता है तो ब्रेन उसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मकदार को कम मकदार को महसूस करता है। लिहाजा ब्लड एक ब्रेन हाइपोथैलेमस को पैगाम देता है और हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इसे हम कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। ये आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद थायरोट्रॉप्स। हमने आपको बताया था कि सिर्फ सेल्स का नाम चेंज होगा, बाकी सारा का सारा रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस वही का वही रहता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन में सोमेटोट्रॉप्स था, यहां पर थायरोट्रॉप्स हो गया। थायरोट्रॉप्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद सेल्स थायरोट्रॉप्स को एक्टिवेट करता है और थायरोट्रॉप्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। अब इसके इनहिबिटिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं तो इनहिबिटिंग प्रोसेस भी वही है। जब हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है और वो ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन उसमें ज्यादा मकदार ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को महसूस करता है और वो एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या हम कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है, उसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटर फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ये जब आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में तो ये थायरोट्रॉप्स को डीएक्टिव करते हैं और वो जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की
प्रोसेसिंग को यानी उसकी बनाने के अमल को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो ये इसका इनहिबिटिंग प्रोसेस हो गया। अब अगर हम इसके इनहिबिटिंग और रिलीजिंग प्रोसेस को देखें तो जब ब्लड में जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार बढ़ जाए तो वो उसको घटा देती है। ठीक है, ब्रेन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को हुक्म देती है कि अब इसकी मिकदार को कम करे। जब ब्लड में मिकदार बढ़ जाए तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को हुक्म देता है कि इसकी मिकदार को कम करे। तो ये दोनों दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। या अगर ब्लड में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मिकदार कम हो जाए तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड को हुक्म देती है कि इसकी मिकदार को ज्यादा करे यानी बढ़ा दे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इस फीडबैक सिस्टम को हम कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इस फीडबैक सिस्टम को हम कह सकते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जब एक के बढ़ने से दूसरा घटता है या जब दूसरे के बढ़ने से एक बढ़ता है तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कह सकते हैं। और इसकी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग प्रोसेस जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग सिस्टम था वो भी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कंट्रोल होता था। अब कल हमने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी टारगेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ग्रोथ हार्मोन के टारगेट्स जो है वो मसल्स है, लिवर्स है, सेल्स है, इसके अलावा ब्लड है। आज हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके टारगेट के बारे में बात करेंगे। टारगेट, तो थायराइड, द वर्ड thyroid stimulating hormone, the hormone which activates the thyroid gland is called as thyroid stimulating hormone। तो नाम से ही जाहिर है कि वो हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड पर काम करती है उसको हम कह सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि इसके लिए टारगेट जो है वो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। अब ये तो हो गया इसका टारगेट। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कराना, द एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कराने को हम कह सकते हैं कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड क्या है? चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हिसाब में नहीं आता लेकिन ये एक अलग ग्लैंड है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ रिलेटेड है, लिहाजा हम अभी थायराइड ग्लैंड को पढ़ते हैं। तो पोस्टीरियर लोब के हमने दो हार्मोन पढ़े, एक ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा और भी हार्मोन है जिन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड क्या है?
thyroid gland is the largest endocrine gland. The largest endocrine gland. एंडोक्राइन के बारे में हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन जो है ये डक्टलेस है, यानी ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करती है। अब ये लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड नहीं है, बल्कि थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसकी जो अहम बात है, यूनिक फीचर जो इसका है, यूनिक फीचर ऑफ थायराइड ग्लैंड ये है कि ये अपनी सिक्रीशंस को खुद स्टोर करता है। इट स्टोर सिक्रीशन बाय इट्स ओन, अपनी सिक्रीशन को खुद ही स्टोर करता है। ये इसकी यूनिक फीचर है। बाकी जितनी भी ग्लैंड है वो अपनी सिक्रीशन को खुद स्टोर नहीं कर सकती, जबकि थायराइड ग्लैंड जो है ये अपनी सिक्रीशन को खुद स्टोर कर सकती है। The unique feature is that thyroid gland stores its secretion by its own, अपनी ही सिक्रेशन को खुद स्टोर करता है। ये इसका एक यूनिक फीचर है जो कि और ग्लैंड्स में नहीं पाई जाती। अब इसका जो शेप है, शेप बटरफ्लाई शेप है और शील्ड शेप है, यू शेप है, बटरफ्लाई शेप। द शेप इज जस्ट लाइक बटरफ्लाई और द शील्ड। द शेप इज बटरफ्लाई। तितली जो होती है उसकी तरह बिल्कुल ये दिखती है, इसलिए इसे हम बटरफ्लाई शेप हार्मोन भी ग्लैंड भी कह सकते हैं। Thyroid gland is also called as butterfly shaped gland। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, वो यह एडम एप्पल। इस ट्रेकिया के ऊपर ये जो उभार है इसे एडम एप्पल कहते हैं। जस्ट बिलो द एडम एप्पल, एडम एप्पल के बिल्कुल ही नीचे वाक़या है, बिलो द एडम एप्पल। एडम्स एप्पल बिलो द एडम एप्पल है, जबकि ट्रेकिया के इर्द गिर्द है, अराउंड द ट्रेकिया। Below the Adam apple, while around the trachea, it is located. The location of thyroid gland is below the Adam apple, while around the trachea. ठीक है, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसका जो शेप है वो बटरफ्लाई शेप है।
It's a two-lobed gland, just like a pituitary gland. Pituitary gland is a trilobed, but it's a two-lobed gland. This part is a glandular part. Glandular part. This one is also a glandular part. While this one is a non-glandular part. Non-glandular part. This non-glandular part is called as isthmus. And this one is called as parathyroid gland. अब ये जो है ये होल एज अ होल थायराइड ग्लैंड है. थायराइड ग्लैंड. स्पेरा का मतलब है ऊपर. तो ये थायराइड ग्लैंड है. इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक और ग्लैंड वाक़या है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं. ये पैरा वर्ड जो है इसका मतलब है ऊपर, यानी थायराइड के ऊपर जो ग्लैंड वाक़या है उसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं. ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन रिलीज करता है नॉन एज पैराथ्रोमोन. पैराथ्रोमोन. ठीक है. थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसे हम पैराथ्रोमोन कह सकते हैं. पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसे हम पैराथ्रोमोन कहते हैं. पैराथ्रोमोन जो है ये कैल्शियम की मेंटेनेंस को बरकरार रखती है, जिनको हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड के बारे में है. इस शेप्स को नोट करें, टेक अ स्क्रीनशॉट. अब अगर हम थायराइड ग्लैंड को काटे तो उसकी डीपर स्टडी से हमें ऐसी शक्ल जो है वो हमें मिलती है. यहां पर एक सेल पाया जाता है यू. यहां पर भी एक सेल पाया जाता है क्यूब लाइक. यहां पर भी एक सेल पाया जाता है राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर. दिस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, this one is known as cubical cells. While this one, the rounded one, is called as follicular cells. Follicular cells. While this one is just below the follicular cells, therefore known as parafollicular cells. The cubical cells, follicular cells and the parafollicular cells. Here is a fluid or a colloidal suspension with a pinkish color, pinkish colloidal suspension known as colloid. Pinkish fluid known as colloid.
अब ये सेल्स क्या काम करते हैं? तो ये क्यूबिकल सेल्स जो है इसमें एक अमाइनो एसिड पाया जाता है। अमाइनो एसिड आर द बायोपॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन। तो इसमें एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं थायरोनिन। यहां पर जो अमाइनो एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं थायरोनिन। ये एक किस्म का अमाइनो एसिड है। जबकि पॉलीक्यूलर सेल्स में हमारे पास आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन पॉलीक्यूलर सेल्स में, जबकि क्यूबिकल सेल्स में थायरोनिन अमाइनो एसिड पाया जाता है। पैराफोलिकुलर सेल्स जो है ये एक किस्म का अलग हार्मोन रिलीज करता है नॉन एज कैल्सिटोनिन। पैराफोलिकुलर सेल्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। जबकि ये पिंकिश फ्लूइड कोलाइड जो है ये हमारे पास, हमने पहले आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड इज अ यूनिक ग्लैंड व्हिच स्टोर्स इट्स सिक्रीशन ऑन इटसेल्फ। मतलब ये अपनी ही सिक्रीशन को खुद स्टोर करता है, इसीलिए ये एक यूनिक ग्लैंड है। तो कोलाइड जो है इसकी अपनी प्रोडक्ट, अपने हार्मोन की सिक्रीशन बनाने के प्रोसेस और उसको स्टोर करने के प्रोसेस में मदद देती है। प्रोवाइड हेल्प टू synthesize and store its hormone, provide help to synthesize and stores its हार्मोन। ठीक है, द पिंकिश फ्लूइड, द कोलाइड स्टोर्स एंड सिंथेसाइज्ड इट्स हार्मोन। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट। उधर हो यार। अच्छा, तो हमने थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं T4 and T3. These are the two main hormones of thyroid gland. These hormones are responsible for all the thyroidal function. Okay, अब T4 हार्मोन को हम कह सकते हैं थायरोक्सिन, नॉट अनिन, थायरोनिन नहीं। थायरोनिन जो है वो अमाइनो एसिड है, थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन है। थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन ये हार्मोन है। जबकि तीसरा T3 जो है ट्राईआयोडो थायरोनिन, इट्स निन नॉट जिन, ट्राईआयोडो थायरोनिन। अब हमने आपको बताया कि क्यूबिकल सेल्स में जो है वो थायरोनिन सब्सटेंस होता है, जबकि पॉलीक्यूलर सेल्स में जो है वो आयोडीन होता है। तो उन दोनों को मिलाकर वो एक हार्मोन बनाता है जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। इन थायरोक्सिन में 4 आयोडीन होते हैं। ठीक है, ये थायरोक्सिन एक किस्म का प्रिकर्सर है, यानी बनाने वाला है T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन की। यानी T4 थायरोक्सिन से ट्राईआयोडोथायरोनिन वजूद में आता है। T4 में 4 आयोडीन होते हैं, जबकि T3 में जस्ट 3 आयोडीन होता है। ये थायरोक्सिन से ट्राईआयोडोथायरोनिन बनाने में एक
आयोडीन निकलता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन से ट्राईआयोडोथायरोनिन बनता है। थायरॉक्सिन इज अ प्रिकर्सर फॉर ट्राईआयोडोथायरोनिन, ठीक है। एंड थायरोनिन जो है वो एक किस्म का अमाइनो एसिड है, याद रखना। लेकिन थायरॉक्सिन जो है ये एक किस्म का हार्मोन है। अगर ट्राईआयोडोथायरोनिन आ जाए तो फिर ये हार्मोन होगा, अमाइनो एसिड नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में T4 में और T3 में मोस्ट एफिशिएंट कौन सा है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कौन सा कर सकता है जी? The T3 triiodothyronin is more efficient than the T4 because T4 is the precursor. It's in a pro form. It doesn't use while it's convert to T3. ठीक है, जब ये T4 हालत में हो तो ये इस्तेमाल ही नहीं होता। ये उसकी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, T4 के लिए, T3 के लिए सॉरी। लेकिन ये T4 जो है खुद बहुत काम नहीं कर सकता जब तक ये T3 में कन्वर्ट ना हो। जब ये T3 में कन्वर्ट हो जाए तो फिर काम कर सकता है। एंड द मोस्ट एफिशिएंट वन इज T3, नॉट द T4, ठीक है। अब T3 क्या काम करता है और T4 क्या काम करता है, ठीक है। T4 जो है इट्स ब्लड फ्लो में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो। अब आप कहेंगे कि आपने तो अभी बताया कि T4 इस्तेमाल ही नहीं होता, प्रिकर्सर है। अगर T4 इस्तेमाल ही बिल्कुल नहीं होता तो क्या इसकी बनाने की पीछे कोई मकसद होता? नहीं होता ना। अगर ये बनता है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, मुकम्मल इस्तेमाल ही नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया कि मोर इफिशिएंट T3 है। मोर इफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि T4 भी काम करता है, T3 के लिए प्रिकर्सर के काम के तौर पर काम करता है। जबकि अगर अलग T4 पाया जाता हो तो वो ब्लड फ्लो में मदद देगा, ठीक है। T4 helps in blood flow while the T3 helps in दिख रहा है, helps in tissue action, ये टिश्यू एक्शन में मदद देता है। अब टिश्यू एक्शन क्या है? हमारी बॉडी पार्ट्स का सिग्नल्स पर रिस्पॉन्स। सिग्नल्स क्या है? हार्मोन्स जो है वो हमें सिग्नल्स देता है, केमिकल मैसेंजर्स है। तो ये हार्मोन्स जब जो सिग्नल देते हैं उन पर हमारे ऑर्गन्स जो है, मिसाल के तौर पर मसल है, हमारे मसल को हुक्म मिलता है कि ये कंट्रैक्ट हो जाए तो ये कंट्रैक्ट हो जाए। जब इसे हुक्म मिलता है कि ये रिलैक्स हो जाए तो ये रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो सिग्नल पर रिस्पॉन्स क्या है हमारे ऑर्गन का? इट्स टिश्यू एक्शन, ठीक है। सिग्नल्स पर रिस्पॉन्स, हमारे ऑर्गन्स का सिग्नल्स पर कैसा रिस्पॉन्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ज्यादा तेज लाइट को देखता हूं तो एकदम मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, ठीक है। ये क्यों हुआ? हमें सिग्नल्स मिले कि ये आपके लिए इफेक्टेड है, लिहाजा अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो हमारे ऑर्गन ने सिग्नल्स पर अपना रिस्पॉन्स कैसा दिया? आंखों को बंद करके। तो वो रिस्पॉन्स क्या है? वो रिस्पॉन्स है टिश्यू एक्शन, ठीक है। अब इन दोनों को कलेक्टिवली दे बोथ आर नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन। They both are known as secondary growth hormone. T4 और T3 दोनों को कलेक्टिवली सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं।
अब तक हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में पढ़ा, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने T3 और T4 के बारे में पढ़ा। अब हम थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये फिजिकल ग्रोथ करता है, यानी इंसान की जाहिरी जसामत को बढ़ाता है। इसके अलावा मेंटल ग्रोथ जो है, दिमाग की जो ग्रोथ है वो भी थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल ग्रोथ जो है, जिसका ताल्लुक बच्चे पैदा करने से है, यानी सेक्सेस से है, यानी स्पर्म की रिलीजिंग और ओवा की रिलीजिंग का जो प्रोसेस है वो भी इसी हार्मोन के अंडर कैटेगरी आता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जितनी भी रिएक्शन होते हैं, बेसिल्स मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, उन सब की कंट्रोल भी थायराइड ग्लैंड के हाथ में है। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस भी करता है। चूंकि T3 और T4 को सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, हमने आपको बताया कि T3 और T4 को सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, लिहाजा ये ग्लाइकोलाइसिस भी करता है। अगर ग्रोथ होगी तो किसी चीज से होगी ना, किसी एनर्जी सब्सटेंस से होगी, और वो एनर्जी सब्सटेंस आपको कहां से मिलेगी? आप या तो अपने ग्लाइकोजन, स्टोर्ड ग्लाइकोजन से, या अपने स्टोर्ड लिपिड से लेंगे। तो उसके लिए लिपिड से अगर आप लेंगे तो लिपोलाइसिस करेंगे, यानी लिपिड के ब्रेकडाउन करेंगे, और अगर ग्लाइकोजन से लेंगे तो फिर ग्लाइकोजन की लाइसिस यानी ब्रेकडाउन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइजेशन भी इसी थायराइड ग्लैंड के अंडर आता है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हो गए। कल हमने बात की थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन में हमने आपको बताया था कि उसकी ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन दोनों हो सकती है। तो ठीक उसी तरह इसकी भी ओवर सिक्रीशन भी हो सकती है और अंडर सिक्रीशन भी हो सकती है। तो ओवर सिक्रीशन को क्या कहते हैं और अंडर सिक्रीशन को क्या कहते हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूं। ओवर सिक्रीशन को जो है वो कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, इट्स अ ओवर सिक्रीशन, while the hypo, the under secretion, is called as hypothyroidism। ठीक है, इट्स अंडर सिक्रीशन। अब ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन। ओवर मतलब ज्यादा सिक्रीशन, अंडर मतलब कम सिक्रीशन। जब ज्यादा सिक्रीशन हो जाए थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन की, तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। अगर कम सिक्रीशन हो जाए तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इन दोनों की वजह से अब डिजीज काज हो सकती है। तो हाइपर की वजह से कौन सी डिजीज काज होती है और हाइपो की वजह से कौन सी डिजीज काज हो सकती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हाइपर की वजह से जो डिजीज काज होती है उसे कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज क्या है? इट्स अ ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर का क्या मतलब है? ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद। इम्यूनिक मीन्स इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है
जो कि हमारे लिए बीमारियों से लड़ता है। A system of our body which fought against the germs, ठीक है, and protect us from disease, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। अब अगर इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही बीमारी की वजह बन जाए तो उसे ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर कहते हैं। वो बीमारी जो कि इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से हो जाए उसे ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब ऑटो इम्यूनिक डिसऑर्डर कैसी है? यू है गोल TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले हमने इसी हार्मोन के बारे में जिक्र की थी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी वो हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह एक एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जस्ट लुक लाइक TSH, एक एंटीबॉडी बनाता है इम्यूनिटी सिस्टम जो कि TSH की तरह ही दिखता है। तो वो आता है थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड पर दस्तक देता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 और T4 निकालता है और वो क्या बन जाता है? हाइपरथायराइडिज्म बन जाता है। तो उससे जो डिजीज बनती है उसे क्या कहते हैं? ग्रेव्स डिजीज कहते हैं उसे, या इसे एक और नाम भी दिया जाता है, क्या जी? थायरोडोटाइटिस। सॉरी, ये लफ्ज थोड़ा सा गलत हो गया, थायरोडाइटिस यू है, थायरोडाइटिस है। तो जिस चीज की भी आखिर में आ जाए, चाहे ब्रोंकाइटिस हो जाए, ठीक है, या इसके अलावा हेपेटाइटिस हो जाए, तो जिस चीज की भी आखिर में आ जाए उसका एक ही मतलब होता है इन्फेक्शन। द इन्फेक्शन ऑफ थायराइड इज कॉल्ड एज थायरोडाइटिस। ठीक है, टिस मींस इन्फेक्शन। जिस चीज की भी आखिर में आ जाए उसका मतलब ही इन्फेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर ब्रोंकाइटिस, द इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाई। हेपेटाइटिस, द इन्फेक्शन ऑफ लिवर, हेपेटिक मींस लिवर। ठीक है, तो इसको हम थायरोडाइटिस कहते हैं, या इसको एक और नाम भी कह सकते हैं जी, यू हिस्माटोस थायरोडाइटिस, हिस्माटोस थायरोडाइटिस, इसको हम हिस्माटोस थायरोडाइटिस भी कह सकते हैं। आर थायरोडाइटिस आर ग्रेव्स डिजीज, एक डिजीज के तीन नाम हो गए, ग्रेव्स डिजीज, थायरोडाइटिस और हिस्माटोस थायरोडाइटिस, इनके ये तीन नाम है। ठीक है, अब इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है उसका भी अलग सा एक नाम है, उसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिया। एक्सोप्थेल्मिया। अब एक्सोप्थेल्मिया क्या है? जिन लोगों में ग्रेव्स डिजीज पाई जाते हैं उनकी ये आई बॉल जो है ये बड़ी हो जाती है, बिल्कुल निकल कर आ जाती है सामने की तरफ, तो उसको हम एक्सोप्थेल्मिया कहते हैं। ठीक है, आई बॉल का बाहर की तरफ निकल जाना, एक्सोप्थेल्मिया क्या है? आई बॉल जो है इसका बाहर की तरफ निकल जाने को एक्सोप्थेल्मिया कहता है और इट्स अ सिम्टम ऑफ ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ये बजाते खुद एक डिजीज नहीं है, इट्स अ सिम्टम ऑफ डिजीज है। ठीक है, ये ग्रेव्स डिजीज का एक सिम्टम है। यहां तक आपको समझ में आ गई? ये तो हो गया हाइपर सिक्रीशन, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या हो सकती है? हाइपोथायरॉयडिज्म से ज्यादा डिजीज होती है,
जिनमें से एक मैं आपको बताता चलूं, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म। दूसरी उसमें आती है कौन सी, हाइपर बिलरोबिनीमिया। हाइपर बिलरोबिनीमिया। जबकि तीसरी जो डिजीज है वो है हेपेटोस्प्लीनोमेगली। हेपेटोस्प्लीनोमेगली, ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगली। चौथी जो डिजीज है वो है गाइटर। और पांचवी और आखिरी जो डिजीज है वो है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा। अब एक एक को पढ़ते हैं। क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या है? हमने आपको बताया कि T3 और T4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए और सेक्सुअल ग्रोथ के लिए। तो मेंटल ग्रोथ भी उसमें आ गई। अब अगर कोई माँ जो पेट से हो, उसकी पेट में बच्चा मौजूद हो और खुदा न खास्ता उसकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, तो उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की मेंटल कंडीशन निहायत ही बुरी होगी। वो बच्चा जो पैदा हो जाए वो बड़ा तो होगा लेकिन उसका जो ब्रेन है वो ग्रोथ नहीं करेगा, वो बच्चों वाला ही रहेगा। तो उसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलती है, कोई मिल गया फिल्म में जो कि ऋतिक रोशन की है, जिसमें वो बड़ा हो जाता है लेकिन उसका जो दिमाग है वो बच्चों वाला रहता है, मेंटली रिटार्ड हो जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो है मेंटली रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटली रिटार्डेशन। मेंटली रिटार्डेशन, ठीक है, यानी वो मेंटली कमजोर हो जाता है। तो ये तो हो गया क्रेटिनिज्म। अब हाइपर बिलिरुबिनेमिया, नाम जितना कॉम्प्लेक्स है बीमारी उतनी ही इजी है। हाइपर मीन ज्यादा, बिलिरुबिन yellow pigment also found in not also in a urine but in a bowl. Okay, hyper means zyada, bilirubin means yellow pigment, and anemia means blood. Do the more amount of yellow pigment in blood is called as hyperbilirubinemia. अब ये तो आप कहेंगे कि ये तो निहायत ही आसान था, इसका अगर दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, इट्स कॉल्ड एज हेपेटाइटिस ए। पश्तो में जिसे हम ज़ियाओ कहते हैं, ये वही है। और उर्दू में हम इसे पीला यरकान कहते हैं, और इंग्लिश में या बायोलॉजिकल टर्म में हाइपरबिलिरुबिनेमिया कहते हैं। तीन लफ्ज है हाइपर। हाइपर मीन्स ज्यादा, ठीक है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन मीन्स येलो पिगमेंट, और इनीमिया मीन्स ब्लड। और इसे हम इस डिजीज को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस टाइटिस ए, पीला यरकान। ठीक है,
तो पीला यरकान यानी हेपेटाइटिस ए को हम कह सकते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, अब दूसरा लफ्ज जो है ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन ये भी आसान है, हेपेटो स्प्लीनोमेगली। अब हेपेटो, वर्ड्स हेपेटो मीन्स हेपेटिक and hepatic means jigger, liver. Okay, spleno. Spleen is an organ which is help in digestion. We will discuss it. Okay, spleno means spleen, and megli we also discussed. What is megli? Tell us. Acromegaly. We discussed about acromegaly, which is the overgrowth of tips and skin. In growth hormone we discussed it. Okay, so megaly means overgrowth. The overgrowth of spleen and liver is called as hepatosplenomegaly. Okay, the hepato means hepato means liver. Spleno means spleen. Spleno means spleen. Okay, and megaly means overgrowth. Megaly means overgrowth. Or we say that the disease in which the spleen and the liver grows over is called as hepatosplenomegaly. Okay, अब गॉइटर क्या है? गॉइटर वो डिजीज है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड फेल कहा जाता है, यानी थायराइड ग्लैंड आपका उसमें उबार आता है। जब थायराइड ग्लैंड में उबार आ जाए तो उस डिजीज को हम गॉइटर डिजीज कहते हैं। ये ज्यादातर उन इलाकों में होता है जहां पर आयोडीन की कमी हो। अब जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां वाटर में आयोडीन की कमी होती है, लिहाजा नॉर्दर्न एरियाज के लोगों में गॉइटर डिजीज ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब आयोडीन अगर इंसान को नहीं मिल रहा तो थायराइड ग्लैंड का तो काम ही T3 और T4 बनाना है, तो ब्रेन उसको हुक्म देगा कि ब्लड में क्या है, T3 और T4 की कमी है, लिहाजा आप T3 और T4 बनाए। तो वो आयोडीन तो उसके पास है ही नहीं, वो उसे बनाने की कोशिश करेगा तो बना तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके बनाने की कोशिश में अपने आप को खराब करेगा, अपने आप को थकाएगा और उसके नतीजे में वो स्वॉल होगी यानी उसकी उबार बढ़ेगी और उसकी डिजीज पैदा होगी गॉइटर। ठीक है, गॉइटर समझ में आ गई? द स्वेलन ऑफ थायराइड ग्लैंड, द स्वेलन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब आखिरी डिजीज पर आते हैं, मैक्सोडीमा। तो मैक्सोडीमा के बारे में दो राय है। बाज लोग कहते हैं कि मैक्सोडीमा जो है ये ओबेसिटी है, यानी पेट के ऊपर चर्बी का बढ़ जाना इज अ मैक्सोडीमा। ओके, ओबेसिटी है। लेकिन मैक्सोडीमा जो है, हमने आपको बताया कि T3 और T4 जो है वो फिजिकल ग्रोथ तो करता है। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ की वजह से डिजीज आ गई सामने, हेपेटोस्प्लीनोमेगली। ये ग्रोथ है ना, ग्रोथ की वजह से ये डिजीज हो गई, तो ये है हेपेटोस्प्लीनोमेगली। जबकि दूसरा हमने पढ़ा मेंटल ग्रोथ से क्रेटिनिज्म, वो सामने आ गई। अब एक और चीज रह गई, क्या? तीन चीजें मैंने आपको मेनली बताई, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ
and sexual growth. This disease is about sexual growth. Okay, अब sexual growth जो है वो किस तरह, फीमेल में एक साइकिल होता है called as menstrual cycle. वो menstrual cycle जो होता है यानी 28 दिन की जो माहवारी होती है फीमेल पर, जो उसकी ब्लड आता है जिस्म पर, तो उस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, फीमेल के प्रेग्नेंट होने के लिए, यानी उसके बच्चा पैदा होने की सलाहियत के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल लाजमी है। और मैक्सिडीमा एक ऐसी डिजीज है जिसमें वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट हो जाता है, यानी वो रुक जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है